मैं अमित कुमार टुन्ना बिहार से। नमस्कार, मैं प्रतिभा रघुवंशी, मैं मध्य प्रदेश से। मैं प्रिया ग्रेवाल हूँ सर, हरियाणा से। मेरा नाम प्रेरणा गौर है, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, मैं भारत यात्री हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इशिता सेढ़ा है, मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ और भारत यात्री हूँ। भारत जोड़ो! 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 वो आपने क्या सोचा था कि आप इस यात्रा से क्या मिलेगा आपको? परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप एक पूरी यात्रा पर निकली हैं 150 दिन की। इस पूरी यात्रा में आखिर जो लोग चल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसके नज़दीक आ जाएं, क्या कुछ टिकट मिल जाए या कुछ हमारा राजनीतिक भविष्य अच्छा हो जाए। भाजपा ये बात करती है कि भाई हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आम हिंदू को लगता है तो उसके फेवर की बात हो रही है। आप उस हिंदू को कैसे ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनेगा? कि आपकी दलील क्या होती है? आप क्या जिरह करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभरेंगे? क्या कांग्रेस में विद इन कांग्रेस क्या उनको लेकर स्वीकार्यता है? तो क्या मैं ये समझूं कि इस पूरी यात्रा का मकसद राहुल गांधी की इमेज मेकओवर था? प्यार की कोई भाषा नहीं है और प्यार का कोई तोड़ नहीं है, नफरत की कोई जगह कहीं नहीं है। बस प्यार प्यार और प्यार और मोहब्बत से देश चलता है और ऐसा ही रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा, इसलिए प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए बस गरीबों की लड़ाई है, गरीबों के हक की लड़ाई है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो भावनाओं का समुद्र है। बस सिर्फ अगर एक लाइन की बात आपने रख दी है तो मैं ये कहूँगी एक मोहब्बत की दुकान है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 111वां दिन 111, जी हाँ 111। यहाँ पर लोग भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं काफ़ी शुभ नंबर है और ये इसी दिन ख़त्म हो रही है। जो उत्तर प्रदेश की यात्रा है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2-3 जगहों को उन्होंने चुना। शामली में ऊंचा गांव से अब उनकी इस यात्रा की जो पहला पड़ाव है वो वहाँ पर है। उसके बाद अब शाम होते होते ये यात्रा अब हरियाणा की तरफ वापस रुख करेगी और उसके बाद पंजाब से होते हुए हिमाचल में भी कुछ वक्त गुजारेंगे और फिर उसके बाद आखिरकार कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर पर जाकर ख़त्म होगी। तो साफ तौर पर इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल पूछ रहा है कि भारत में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता लोगों से मिलने खुद पहुंच रहा है, यानी लोग उसके पास नहीं, वो लोगों के पास पहुंच रहा है। किस तरह का संदेश राहुल गांधी दे पाए हैं अब चूंकि आखिरी पड़ाव में हैं भारत जोड़ो यात्रा के? क्या कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कर पाए हैं, अपने काडर को रिवाइव कर पाए हैं? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कितने वोट मिलेंगे या नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ज़मीन से उठकर खड़ी हो पाती है इस 150 दिन की यात्रा के सबब, तब भी ये माना जाएगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं राहुल गांधी के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र, लेकिन कम से कम इसको एक शुरुआत भर देखा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो ख़त्म होता हुआ विपक्ष है उसके एक तरह से रिवाइव होते हुए या उसको एक नई ज़िंदगी मिलने के तौर पर अगले कुछ मिनटों में आप द वायर की रिपोर्ट देखेंगे। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरी यात्रा का निज़ाम किस तरह से चलता है। और मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर एक तरह से क्यूरियस थी, एक मेरे अंदर जिज्ञासा थी, एक कौतूहल था कि आखिर जो ये यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे ये कौन लोग हैं, किन परिवारों से आते हैं, ये क्या चाहते हैं, राहुल गांधी से क्या चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से क्या चाहते हैं, क्या विचारधारा के स्तर पर राहुल गांधी अपने काडर, अपने समर्थकों को, अपने वर्कर्स को क्या इस बात को लेकर कन्विंस कर पाए हैं कि जो उनका भारत नाम का विचार है, क्या उनका खुद का कांग्रेस परिवार उसको समझ पा रहा है? क्योंकि यही वो लोग हैं जो आम जनमानस तक, जनता तक इस मैसेज को लेके जाएंगे। तो आप इस रिपोर्ट में अब आप फिलहाल आगे मिलेंगे कुछ ऐसे यात्रियों से, 100 से ज़्यादा वो यात्री, उनमें से कुछ लोगों से हम मुलाकात करेंगे जो लगातार राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं।
मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए यात्रा को लेकर, लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे और इसीलिए हम यहाँ ग्राउंड पर उतर आए ये देखने के लिए कि कंटेनर्स कैसे बनाए गए हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जब आराम करते हैं यात्री तो किस तरह से इंतज़ाम होता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह से होता है, रिसोर्सेज कैसे जुटाए जाते हैं, और इस सब के अलावा जाहिर है राजनीति की बात तो होगी ही। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पूरी बेल्ट है, ये बागपत का हम जिक्र करें, शामली का जिक्र करें, कैराना का, मुजफ्फरनगर का, ये वही पूरी बेल्ट है जो कि किसानों और ख़ासकर किसानों का जो पूरा एजिटेशन रहा, यानी किसान आंदोलन साल भर से ज़्यादा जो चला, उसका हेड क्वार्टर ये जगह रही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुआ 2013 में, यानी कि लगभग एक दशक पहले की बात है, लेकिन अभी भी उस दंगों की 2013 के दंगों की जो आहट है वो अभी भी महसूस की जा सकती है। तो क्यों आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, जहां पर मैंने कहा कि दो महत्वपूर्ण वजहों से इस इलाके को बताया जाएगा, फार्मर्स एजिटेशन और साथ ही 2013 के दंगे। दो ख़ास जो समुदाय हैं वो यहाँ पर प्रभावशाली हैं अगर हम चुनावी राजनीति के हिसाब से जिक्र करें। पहला है जाट समुदाय और दूसरा है मुस्लिम समुदाय। जाटों की भी अच्छी खासी तादाद है, करीब 40-45 सीटों पर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो सीधे तरीके से वो प्रभावित करते हैं सीटों को। और ये समझिए आपकी 30% से ज़्यादा यहाँ मुस्लिम आबादी है, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति इस्लाम धर्म के मानने वाला है। यह हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे इस पूरे इंतज़ाम निज़ाम के अलावा हमारी आने वाली रिपोर्ट्स में आप देखेंगे कि जो ऑपोजिशन की यानी विपक्ष की जो राजनीति है उसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नज़र से कैसे देखें कि क्यों अखिलेश यादव, क्यों जयंत चौधरी, मायावती क्यों साथ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं राहुल गांधी के 2024 के मद्देनज़र। ये सब कुछ देखिए अगले कुछ ही मिनटों में। देखिए लक्ष्मी जी, बताइए आपके परिवार में लोग हैं, आप शादीशुदा हैं, आप विवाहित हैं? Yes, Didi. बच्चे भी हैं? I have 2 kids, one daughter, one son. My daughter, she is 11 years. My son is 5 years. तो जब आप इतने छोटे बच्चों को छोड़ के निकल रही थी इस पूरी यात्रा पर, आज 111वां दिन है, 111 आपने कहा, 111 आज डे है, तो क्या बता रही थी आप परिवार को? आपने क्या सोचा था कि आप इस यात्रा से क्या मिलेगा आपको? परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आप एक पूरी यात्रा पर निकली हैं 150 दिन की। नहीं, परिवार को क्या छोड़ने को दीदी, मेरा मम्मी का साथ मेरा हस्बैंड, वी आर केयरिंग माई किड्स। बट राहुल जी मेरा देश का नेता है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है, मैं उनका पापा एंड दादी पूरा काम किया, देश को स्वतंत्र लेके आए ना पार्टी। बट उनका साथ हम सरपंच है, एक ही सरपंच है, एक गांव का सरपंच है हम, मेरा देश का नेता है, उनका साथ चले तो मेरा गॉड गिफ्ट दिस यात्रा में आई हैप्पी फील। मैं किस बाद में और 5 महीने हो गए बाद में हम घर में चलता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है गया घर का। इधर आए तो हम बहुत अच्छी है, दीदी उनका कंटेनर का चले का पूरा यात्री का साथ दी, भाई बहनों का साथ चलने का बहुत एक्सपीरियंस है, अलग अलग राज्य के आई है ना। आप कह रही हैं कि ये यात्रा आपको गॉड गिफ्ट है ये? यस दीदी, आई एम फ्रॉम आई बोल रहे हैं, दिस यात्रा आई पार्टिसिपेट, इतना छोटी गॉड गिफ्ट है आई थिंक। आपके गांव का नाम क्या है जहां आप सरपंच हैं? मैं नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में देवरकोंडा मंडल ताटकोल विलेज का सरपंच है दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप ये देखिए लक्ष्मी जी हैं, बता रही हैं तेलंगाना से भाग लेने आई हैं और काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही हैं, भावुक नज़र आ रही हैं। कह रही हैं कि राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी है वो उन्होंने आज़ादी दिलाई देश को। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो ये समझने की मैं कोशिश कर रही थी और शायद यही समझ में भी यहाँ आ रहा है। वोट कितने मिलेंगे, 2024 में क्या होगा, ये तो जाहिर है हमें नहीं पता, लेकिन ये इतना ज़रूर मालूम है कि जिस कार्डर को ताज़ा करने, ज़िंदा करने, रिवाइव करने की जो एक कोशिश के तौर पर राहुल गांधी उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की इस यात्रा की, वो कम से कम लक्ष्मी जैसे लोगों से मिलकर, जो कि तेलंगाना के एक गांव में प्रधान हैं और 2 छोटे बच्चों को घर में छोड़कर आके राहुल गांधी का साथ देना चाहती हैं। और उनका ये कहना है कि ये गॉड गिफ्ट है, उन्हें भगवान का ये तोहफा मिला है कि उस यात्रा का वो हिस्सा बन पाती। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्डर को रिवाइव करने की कोशिश है वो रिवाइव होता हुआ महसूस हो रहा है।
सत्यम जी, मैं यहाँ पर जो ये कैंप है इसमें यहाँ कोशिश कर रही हूँ जानने की कि जो यात्री हैं, ये खासकर जो 120 यात्री हैं जिन्होंने कमिट किया कि 150 दिन वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में रहेंगे, उनका इतिहास क्या है, उनकी प्रेरणा क्या रही, ताकि हम ये देखने की कोशिश करें कि इस पूरी यात्रा में आखिर जो लोग चल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि क्या जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसके नज़दीक आ जाएँ, क्या कुछ टिकट मिल जाए या कुछ हमारा राजनीतिक भविष्य अच्छा हो जाए। आपका क्या मोटिवेशन था, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी देखिए, अब बैकग्राउंड से शुरू करें तो मैं ना एक भारत में गुजरात बॉर्डर पे महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है वानगांव, वहाँ पे पला बड़ा हूँ, किसान फैमिली से हूँ। आज भी मेरे पिताजी किसान हैं। और मैंने ना 1999 में पहली बार BSNL का लाइन आया था, उसमें इंटरनेट जब हमारे यहाँ पहुँचा तो हमारे गाँव में एक ही कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर पे मैंने राजीव जी का एक इंटरव्यू देखा, इंडियाज़ राजीव डॉक्यूमेंट्री है। तो मतलब सुनते आते थे कि ये कंप्यूटर राजीव गांधी लाए हैं। अब हम लोग का दुर्भाग्य, उनका नेतृत्व तो कभी देख नहीं पाए, तो उनके बारे में एज अ किड मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से वो पायलट बने, क्यों उन्होंने फ़्लाइंग चुनी। फ़्लाइंग एक पर्सपेक्टिव देता है, ऊपर से नज़रिया देखने का, और वो एक पायलट ही जी सकता है। तो वो मेरे जहन में बैठ गई और मैंने ज़िद की अब मैं पायलट बनना चाहूँगा। तो 2006 में मेरे पिताजी ने मुझे US भेजा। अब 2006 से 2016 10 साल में US में था, ट्रेनिंग ली, वहीं पे जॉब की एज अ पायलट। 2000 मुझे एग्जैक्ट मंथ नहीं याद आ रहा है, पर 2016-17 में राहुल जी बर्कली आए थे, उनका एक इंटरेक्शन था। तो बर्कली का उनका वो इंटरेक्शन मैंने देखा। अब उसमें राहुल गांधी ने बात कही कि हिंदुस्तान में आज लाइन में आखिरी व्यक्ति, उसको पहले व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए, ये हिंदुस्तान मुझे देना है, आइडिया ऑफ इंडिया ये है मेरी। और वो एक क्लिक हुआ। अगले महीने मैंने रिज़ाइन किया और मैं आया इंडिया वापस। यहाँ आया जब, तो आरफा जी जिस हिंदुस्तान में हम पले बड़े एज अ किड, मतलब मुझे अभी भी याद है मेरा बचपन का दोस्त जाकिर, हम मतलब मैं कभी नहीं, हमारे एज अ किड हमको कभी जहन में ही नहीं आया कि जाकिर कोई दूसरे धर्म का है। और यहाँ आने के बाद देखा धर्म तो छोड़िए, लोग एक दूसरे की जात पूछते हैं अब। तो ये हिंदुस्तान मेरे बच्चों को तो मैं नहीं देख सकता। अगर मेरे बच्चे हिंदुस्तान में बड़ा होना चाहें, जो कि इसी में होंगे, तो फिर इनके साथ जुड़ गए। आपने कहा कि आप पायलट थे, आपने रिज़ाइन किया, तो आपको ये क्यों लगा कि आपको अपने काम से इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत है? क्योंकि एक पायलट होने के साथ साथ भी आप देश सेवा या जो एक नेशनल कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते थे। जी देखिए, कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ रह के ना ये अब फुल टाइम कंट्रीब्यूशन मांग रहा है। आप समझिए, एक डिकेड बर्बाद हो गया है। आने वाले 10 साल की जनरेशन को अब हमें सुधारना है। तो क्या एज अ वर्क अब मैं फार्मर हूँ, अब मैं खुद को किसान कहलाऊँगा। अब मैं मेरे पिताजी के साथ टेक ओवर कर लिया, मैं किसानी करता हूँ। और मैंने अपने गांव से शुरुआत की। मैंने अपने गांव में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और लोग बदले, जिला पंचायत में लोग बदले, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। तो ये आप समझिए, मतलब एक फुल टाइम कंट्रीब्यूशन ही मांग रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं, जब भी हम कहते हैं कि देश बर्बाद हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मैं इनकी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं या आगे चल के ये चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे, हो सकता है जीत जाएं, लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह के लोग, अब 111वां दिन है ये राहुल गांधी की इस यात्रा का। सत्यम जैसे लोग, जो कि इससे पहले उन्हें शायद जीवन में कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, वो भी आपकी और मेरी तरह बेकरार थे, बेचैन थे कि हमारा अपना देश, यानी मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि मेरी पत्रकारिता मेरा देश प्रेम है। मैं इसीलिए पत्रकारिता करती हूँ क्योंकि मेरा देश प्रेम है। आज सत्यम जैसे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी अच्छी भली पायलट की नौकरी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप ये सोचिए कि वहाँ पर, जो कि एक भारतीय का, बहुत सारे भारतीयों का सपना होता है, एक अमेरिकन ड्रीम हम जिसे कहते हैं, वो सब छोड़कर यहाँ आए हैं, खेती किसानी कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ यहाँ वॉक कर रहे हैं क्योंकि वो देश बदलना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये 150 दिनों की यात्रा से आप देश कैसे बदलेंगे? क्या आपको लगता है कि चुनाव एक इंस्ट्रूमेंट है देश बदलने का, या फिर इस तरह की यात्राओं से आप समाज बदलना चाहते हैं, राजनीति बदलना चाहते हैं, क्या करना? यही फ़र्क है। मैंने बीजेपी क्यों नहीं चुनी? बीजेपी चुनाव किसी भी तरह से जीत के फिर अपनी विचारधारा थोपती है। हम अपनी जो कांग्रेस की विचारधारा जो मैंने समझी, राहुल गांधी जी उसके टॉर्च बेरर हैं, ये देश की विचारधारा है। तो आज जो 18 से 25 का यूथ है ना, ये जब कांग्रेस की विचारधारा अपनाएगा और विचारधारा अपनाएगा, वो निश्चिंत उस दिन कांग्रेस को सत्ता में बैठाएगा। और उस दिन जो कांग्रेस सत्ता में बैठेगी ना,
तब आप समझिए आने वाले 50 साल का देश का फ्यूचर तय होगा। तो सिर्फ चुनाव जीतना यात्रा का मकसद है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। पहले हमें वो जनरेशन को कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि कम शब्दों में ये बताइए कि क्या फ़र्क है भाजपा और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो राजनीति है? जी सीधा फ़र्क है। भाजपा है ईस्ट इंडिया कंपनी 2। इतिहास पढ़ लीजिए। जो अंग्रेज़ों की विचारधारा थी, जो उन्होंने देश पे राज किया, ये आज भाजपा की विचारधारा, आज की भाजपा की यही विचारधारा है। और कांग्रेस वही है जो 138 साल पहले 1885 में फॉर्म हुई थी। तो यही सीधा सीधा फ़र्क है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल ये कांग्रेस है, एंड फ्रॉम द पीपल बट ओनली फॉर आवर सेल्व्स, फ्रॉम द पीपल बट ओनली फॉर आवर सेल्व्स ये भाजपा है। प्रेमनाथ जी, मुझे बताइए, जब भाजपा ये बात करती है कि भाई हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आम हिंदू को लगता है तो उसके फेवर की बात हो रही है। आप उस हिंदू को कैसे ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनेगा? कि आपकी दलील क्या होती है? आप क्या जिरह करते हैं आप? जैसे ये भारत विभिन्न कई रंग हैं, कई रूप हैं, प्रांत प्रदेश अलग एक हैं, हम भारत के रहने वाले अलग नहीं एक हैं। हमारे यहाँ विभिन्नताओं में एकता है। विभिन्न तरह की बोलियाँ, विभिन्न तरह के जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया है, प्रस्तावना में उसको जोड़ दिया गया है। और कांग्रेस का भी ये मेन शाब्दिक अर्थ है सम्मिलन। हम कांग्रेस हैं, उसके बाद सेवा दल हैं, त्याग समर्पण और अनुशासन के माध्यम से हम सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए ये जरूरी है कि भारत पूर्णतया हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो। लेकिन भाजपा कहती है कि देखिए सैकड़ों सालों से हिंदुओं को सताया गया, ये उनका देश था, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा गया। अब नरेंद्र मोदी आ गए, वो मंदिर बनवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सीएए कानून लेकर आ गए। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटा दी। इस सब का क्या जवाब देते हैं आप? इस सब का 370 धारा जो कश्मीर में जो उन लोगों का कि 370 धारा से शांति बहाल हो जाएगी, पूर्णतया शांति बहाल वहाँ पर नहीं है। ये खबरें दब करके आती है, छल करके खबरें नहीं आती हैं। और 370 में बहुत से अभी स्टेट हैं जहाँ पर पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पर हम ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ का नागरिक ही ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो आपका आम वोटर है? जो उन्होंने नारा दिया था, जिन लोगों ने नारा दिया था कि हम कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, उन लोगों ने 1 इंच भी वहाँ पर ज़मीन खरीदी नहीं है। और वो ये कहते हैं कि भाई मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, इसमें आप क्या बोलेंगे? मंदिर बनवाने से केवल समस्या का समाधान नहीं होता है। मंदिर से यहाँ पर हजारों मंदिर, हर गांव-गांव में सड़कों पर मंदिर हैं, जहाँ पर पुजारी नहीं है, पूजा करने के लिए पुजारी नहीं है। गांव के लोग स्वयं जा करके, मोहल्ले के लोग उसमें पूजा और अर्चना करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय मिलता है कि भाई देखिए एक ऐसा प्रधानमंत्री आया इतने सालों बाद जो हिंदू हित की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। हिंदू हित के लिए वो प्रधानमंत्री नहीं है। वो संविधान में पद की जो शपथ लिए हैं उसमें वो सबके लिए, सर्वहित के लिए उन्होंने शपथ लिया है। और हमारे संविधान के मूल भावना से वो भटक रहे हैं, हमारे संविधान को तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो ये कैंप लगा है यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए, जहाँ वो आराम कर रहे हैं बहुत सारे किलोमीटर्स चलने के बाद, हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी यात्रा ये कैसे जो अब मुकम्मल होने के रास्ते पर है, कैसे अब तक ये पहुँची है, कैसे इंतज़ाम हुआ है। हमारे साथ डॉली शर्मा यहाँ मौजूद हैं, गाज़ियाबाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जाना माना चेहरा है। और सबसे ख़ास बात यह है कि महिला यात्रियों को मैनेज कर रही हैं यहाँ पर। डॉली, सबसे पहले मेरा सवाल यही था कि भारत जैसा बहुत ही पारंपरिक समाज है हमारा, और जब ये 100 से ज़्यादा लोग चल रहे हैं, महिला और पुरुष, तो जाहिर है सबके अपने अपने परिवार हैं। कैसे आपने ये मैनेज किया कि महिलाएं ठीक तरीके से रहें, उनका परिवार भी ठीक महसूस करे? जी देखिए, पहली बात तो मैं ऐसी महिलाओं को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनने का ठाना। किसी का छोटा 2 साल का बच्चा है, किसी का एक महिला के लिए आसान नहीं होता। आप समझते हैं आरफा जी, खुद आप एक महिला हैं, मैं एक महिला हूँ, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, पीछे घर में बच्चा होता है, परिवार की 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं महिला की। और उसके बाद अगर एक महिला निकल कर आती है तो मैं समझती हूँ उसके लिए बहुत बड़ा एक योगदान है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिला यात्री जिन्होंने ये सोचा और इस चीज़ का निश्चय किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो पार्टी ने उनके लिए, देखिए कंटेनर हमारे पास, क्योंकि 100 से ज़्यादा यात्री हैं
और कंटेनर हमारे पास सीमित थे क्योंकि इतने सब कंटेनर्स ले नहीं सकते। तो यात्रियों का चयन हुआ, सब ने इच्छा जताई कि हमें जाना है और फिर उनमें से कुछ को जिनको ले जा सकते थे अपनी सारी चीज़ें, देखिए रिसोर्सेज सीमित हैं, उनके हिसाब से यात्रियों को उसमें रखा गया और महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। उनको एक कंटेनर्स उनको अलग अलग दिए हुए हैं, एक कंटेनर में 3 से 4 महिला हैं और वहाँ पर उनका एक अलग उसका वॉशरूम है, उनका अलग सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। आप देखिए यहाँ किस तरीके से आपने महिलाओं को देखा, कोई आपको किसी की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं, सब बहुत आराम से अच्छे से रह रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, कोई हमें अपने पीछे के परिवारों को बताता है कितना त्याग, कितना बलिदान, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि हम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमें ये तो पता नहीं कि कितने वोट आएंगे, 2024 में क्या असर पड़ेगा, लेकिन कम से कम इस यात्रा का, जिसे अंग्रेज़ी में मेकअप कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करें तो जो काडर है पार्टी का, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो रिवाइव हो पा रहा है इस यात्रा से? क्योंकि सबसे पहले जिस आइडियोलॉजी की बात राहुल गांधी करते रहते हैं, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी का जो काडर है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो उस बात को समझ रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा हर प्रदेश में जारी है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दक्षिण में सिर्फ भीड़ रहेगी और जब ये उत्तर मतलब नॉर्थ के राज्यों में आएगी तो कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने देखा जैसे ही यात्रा मध्य प्रदेश आई, हुजूम, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र का रिकॉर्ड फेल किया, राजस्थान गई उसका रिकॉर्ड फेल हुआ, उसके बाद दिल्ली गई और वहाँ पर हुजूम, और फिर आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो इस तरीके से आप देखिए काडर तो मजबूत हो ही रहा है क्योंकि जब नेता सड़क पर हैं, हमारे नेता सड़क पर हैं और जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प, एक ऐतिहासिक यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद अगर किसी ने इतिहास रचा है तो वो एक नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने हज़ारों, 3000 से ज़्यादा, आरफा जी, एक आजकल आप देखेंगे कि कोई सड़क तक अगर जाना चाहे तो पड़ोस के उससे कहेगा कि भैया ज़रा मुझे सड़क तक छोड़ दियो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी दिखे, लेकिन एक व्यक्ति बिना थके, बिना रुके चलता जा रहा है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, आपने देखा वो तस्वीर जब राहुल गांधी जी लगातार भीड़ को बारिश में दे रहे थे। तो काडर में जो एनर्जी आई है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एनर्जी आई है, वो आपको सड़कों पर देखने को मिल रही है। डॉली ये बताइए, दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो ये है कि राहुल गांधी क्या देश के लोगों को स्वीकार्य होंगे एक नेता के तौर पर या एक प्रधानमंत्री के तौर पर, ये तो अलग सवाल है और ये बाद का सवाल है। उससे पहले का सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभरेंगे? क्या कांग्रेस में, विद इन कांग्रेस, क्या उनको लेकर स्वीकार्यता है? तो क्या मैं ये समझूं कि इस पूरी यात्रा का मकसद राहुल गांधी की इमेज मेकओवर था? आरफा जी, इस यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, अपने भारत को जोड़ना। अपने भारत को कैसे जोड़ना? जब बिल्किस के साथ अत्याचार होता है आरफा जी, उसकी गर्भवती महिला के साथ बलात्कार, 3 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया जाता है, 7 से ज़्यादा परिवार में लोगों की हत्या कर दी जाती है और उन बलात्कारियों को इस देश में हार पहनाए जाते हैं। तो लगता नहीं है कि आरफा जी की भारत टूट रहा है? जहां हम सबको मिलके बिल्किस का साथ देना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी ने देश को 2 धड़ों में बांट दिया। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े और बहुत सारे लोग जो बिल्किस के साथ थे वो एक तरफ थे, और कहीं ना कहीं कुछ वो लोग थे जो हार पहना रहे थे। लगता नहीं है जब अंकिता भंडारी के लिए सारी भारतीय जनता पार्टी उस एक लड़के को बचाने में लग जाती है और अंकिता का परिवार आज भी इंसाफ के लिए तड़प रहा है। लगता नहीं है आरफा जी, जब बॉर्डर पर किसान बैठे रहते हैं, उनको एमएसपी नहीं मिलता और चुनाव को आता देख प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगते हैं और आज तक एमएसपी नहीं देते देश के किसानों को। कानून तो वापस ले लिया उन्होंने। देखिए, कानून वापस लिया आरफा जी, लेकिन एमएसपी नहीं दी। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं, ये धरती, यहाँ से आंदोलन की धरती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जब गन्ना किसान आज भी अपने बकाया के लिए रोता है तो लगता नहीं है आरफा जी की इस देश में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब 46 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी से युवा जूझ रहा है, उसको हर तरीके की तैयारी कराई जाती है और पेपर निरस्त करके आपकी जैसी स्कीम ला दी जाती है आरफा जी, तो लगता नहीं है उस युवा को भटकाया जा रहा है। आपकी बातें वैलिड हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ राहुल गांधी पे केंद्रित रखना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह से उनकी एक इमेज बनाई गई थी कि भाई ये विदेशी माँ के बेटे हैं, ये उतने देश प्रेमी नहीं हैं, बल्कि कहा गया कि भाई गद्दार हैं, चीन पे जिस तरह से उनका स्टैंड रहा, उनको कहा गया कि भाई कमज़ोर नेता हैं, चांदी का चम्मच मिला है,
आपको लगता है, ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के, कि आपको लगता है कि इस यात्रा से क्या आम जनता के मन में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाजपाइयों के मन में या जो मुख्य धारा की मीडिया है उनके मन में, जो आम जनमानस है उसके मन में क्या आप उनकी छवि बदलते हुए देख रही हैं? आरफा जी, जब लाखों की भीड़ टूट कर राहुल गांधी जी की एक झलक देखने के लिए निकलती है, और जब वो कोई प्यार से हाथ रख रहा है राहुल जी के सिर पे, बच्चे उनके कंधे पे बैठ रहे हैं, कोई राहुल भैया कहकर उनको दुलार रहा है, कोई किसान आकर गले लग रहा है, अपने आंसू उनके राहुल जी पोंछ रहे हैं, किसी की बच्चे की कोरोना में पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा राहुल जी उठा लेते हैं और कहते हैं आज से मैं इनका जिम्मेदार हूँ। तो आरफा जी, आप देखिए लगातार भारत जिस तरीके से जुड़ रहा है ना राहुल जी के साथ। गांधी परिवार को भीड़ की तो कभी कमी नहीं रही, गांधी परिवार को ना ही आकर्षण की कमी रही। गांधी जो भी गांधी सड़क पे उतरता है लोग उसके पीछे चलते हैं, लेकिन वो लोग जब वोट देने की बारी आती है तो वोट नहीं देते हैं। लेकिन आरफा जी, ये संघर्ष और ये इतिहास जो राहुल गांधी जी ने रचा है, ये भी आप देखेंगे कि कहीं किसी ने कभी नहीं किया। और इस इतिहास और इस संघर्ष से जो तस्वीर राहुल गांधी जी की आई है, जिसको हज़ारों करोड़ रुपए देके इन लोगों ने ख़राब किया, भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों ने ख़राब किया, आज देश का एक एक इंसान ये समझ रहा है कि ये वो राहुल गांधी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। ये वो राहुल गांधी है जो देश के दुख दर्द सुख दुख में साथ खड़े हैं, उनके दर्द को समझते हैं। भाजपा के राहुल गांधी को विध्वंस कर दिया, उनको डेमोलिश कर दिया आपके इस भारत जोड़ो यात्रा ने, जो उन्होंने खड़ा किया था, जो इमेज उनकी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ, ये उनके मुंह पर बहुत ज़ोर का तमाचा है कि ये असली राहुल गांधी है, ये तपस्वी राहुल गांधी है, ये भारत का बेटा है, ये भारत का वो लाल है जो किसान के साथ खड़ा है, मजदूर के साथ खड़ा है, मध्यम वर्ग के साथ खड़ा है, छोटे और मध्यम व्यापारियों के साथ खड़ा है, नौजवानों के साथ खड़ा है और अपनी महिला और बहनों के साथ खड़ा है, और कह रहा है कि बिना महिला शक्ति के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, बिना किसान, बिना मजदूर, बिना छोटे व्यापारियों के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। नौकरियां तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप हर तबके को मजबूत नहीं करेंगे। ये वो राहुल गांधी है। आरफा, मैं अमित कुमार टुन्ना, आप कहाँ से, कौन से राज्य से? बिहार से जी। आपने भारत जोड़ो यात्रा कब ज्वाइन की? मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ। कन्याकुमारी से मतलब बिल्कुल पहले दिन से चल रहे हैं? फर्स्ट डे से। कैसा अनुभव रहा यहाँ तक का आपका? अनुभव ऐसा रहा कि अलग ही अनुभव, हर जगह हर स्टेट को अलग अलग देखने का मौका मिला ड्यू टू हमारे नेता राहुल गांधी जी के कारण। माने अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोग कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन बीतता है, कैसे वो क्या कल्टीवेट करते हैं, क्या उगाते हैं, हर चीज़ माने एक अलग अंदाज लगा कि अपने देश को पैदल घूम रहे हैं, आप पैदल देख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा रघुवंशी। आप कहाँ से हैं, कौन से राज्य से? मैं मध्य प्रदेश से। आप इस भारत जोड़ो यात्रा से कब से जुड़ी हुई हैं? मैं जब से ये भारत यात्रा शुरू हुई है 7 सितंबर से, तब से जुड़ी हुई हूँ। अब तक का अनुभव बताइए, अब तक का अनुभव। देखिए, मैंने हमेशा किताबों में पढ़ा था कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और इस यात्रा ने हमें न केवल उसको देखने का मौका दिया बल्कि उसको जीने का भी मौका दिया। अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति, खान पान, सोच, वहाँ लोगों से मिलने का, और जो सबसे अच्छी बात इस यात्रा की लगी कि श्रम की वैल्यू हमें समझ में आई, उस किसान की, उस मजदूर की, उस महिला के दर्द को हमने न केवल जिया बल्कि नज़दीक से समझा कि हमारे देश में ऐसे अनेकों श्रम हैं जिसकी कद्र नहीं की जाती, जिसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक राजनीतिक होने के नाते मुझे उस दिशा में भी काम करने और सोचने समझने की शक्ति भी मिली। भारत जोड़ो यात्रा को आप एक लाइन में कैसे समझाएंगे लोगों को? एक लाइन सिर्फ। प्यार की कोई भाषा नहीं है और प्यार का कोई तोड़ नहीं है, नफ़रत की कोई जगह कहीं नहीं है, बस प्यार प्यार और मोहब्बत से देश चलता है और ऐसा ही रहे। मैं प्रिया अग्रवाल हूँ सर, हरियाणा से। हरियाणा से जी। भारत जोड़ो यात्रा से कब से जुड़ी हुई? मैं शुरू से ही हूँ सर, कन्याकुमारी से चल रही हूँ। 117 लोगों में मेरा भी नाम है सर। ये बताइए, आपका अब तक का अनुभव बताइए। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा सर। जिस तरह का जन समर्थन लोगों का हमें यात्रा के दौरान मिला है, जिस जनता के दर्द को लेकर राहुल गांधी जी चले थे कि महंगाई, बेरोजगारी, जो आर्थिक मुद्दे हैं देश के, उसको लेकर, और सबसे जो बड़ा अहम मुद्दा है कि नफ़रत की राजनीति जो बीजेपी सरकार के द्वारा की जा रही है, उस नफ़रत को तोड़ने के लिए, भारत में प्रेम और सौहार्द को वापस लाने के लिए राहुल जी जिस मार्ग पे चले थे, तो उतना ही जन समर्थन, क्योंकि जनता की आवाज़ ही वो, राहुल जी की आवाज़ नहीं थी, ना हमारी आवाज़ थी, तो जनता खुद ब खुद ने हमें समर्थन दिया। और सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा कि जनता का जो समर्थन मिला, हमें प्यार मिला, इज्जत मिली, राहुल जी को नहीं बल्कि हम लोगों को भी इतना रिस्पेक्ट मिला, इतने आशीषें दी हैं लोगों ने कि आप हमारा दर्द लेकर रास्ते पे चले हो, भगवान आपको खुश रखे।
एक लाइन में यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तां है हमारा, इसलिए प्यार और मोहब्बत को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रेरणा गौर है, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, भारत यात्री हूँ। आप कब से जुड़ी हैं भारत यात्रा? हाँ, कब से जुड़ी हुई हैं भारत यात्रा? मैं तो कन्याकुमारी से चल रहे हैं। हम जितने भारत यात्री हैं सारे के सारे कन्याकुमारी से चल रहे हैं। हम तकरीबन 120 लोग हैं। ये बताइए, आपका अब तक का अनुभव बताइए कैसा? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारी यात्रा, जो कन्याकुमारी से आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश तक आई है। उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारा जब से आगमन हुआ है, निरंतर हमें हर स्टेट में जो जन सैलाब, जो मोहब्बत लोगों की, जनता की दिख रही है, वो बढ़ती ही जा रही हर स्टेट में। ऐसा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वो बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए बस गरीबों की लड़ाई है, गरीबों के हक की लड़ाई है। नमस्कार, मेरा नाम इशिता सेढ़ा है। मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ और भारत यात्री हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है। तमाम मौसम हमें भारत जोड़ो यात्रा के तहत देखने को मिले। मौसमों के साथ साथ देश का भाव भी असल है वो हमें देखने को मिला। जहाँ सुख भी था, जहाँ दुख भी था, जहाँ महंगाई से तरसती माएँ भी हमें देखने को मिली। और आज असमानता के भाव में, जो एक असुरक्षा के भाव में बहनें थीं, उनका साथ हमें यहाँ मिला है। और ये कहूँगी मैं तो, बहनें हों चाहे युवा हो, चाहे देश का भविष्य हो, नौजवान पीढ़ी हो, टकटकी लगाए देश की तरफ और देश के नेतृत्व की तरफ देख रही हैं कि इस असमानता से, बेरोज़गारी से और लगातार बढ़ती महंगाई से देश को कैसे भी करके राहत मिले। इसीलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी के साथ आपको बताना, मैं गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा आज 7-8 प्रदेशों को जब होती हुए, आज यूपी भी आज आखिरी है हमारा, कल हम हरियाणा में, रात में आज हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। आज ये भारत जोड़ो यात्रा एक इनकलाबी क्रांति बन चुकी है, जो बेरोज़गारी के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ बन चुकी है। क्योंकि युवाओं ने जिस तरीके से भारी मात्रा में निकलकर इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है, 100% वो आज सत्ता में बैठे लोगों से ये सवाल कर रही है कि हमारा हक, हमारा अधिकार कहाँ है। और कहीं ना कहीं आज देश की नौजवान पीढ़ी जो हमेशा अपने अधिकारों की बात करती थी, मुझे आज अच्छा लग रहा है कि अपने कर्तव्य को पहचान रही है कि जिस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, जिसकी रक्षा है, तो वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपके माध्यम से सभी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो भावनाओं का समुद्र है। बस सिर्फ अगर एक लाइन की बात आपने रख दी है तो मैं ये कहूँगी, एक मोहब्बत की दुकान है। और आज हर नौजवान को, हर महिला को और हर अपने नौनिहालों को मैं आमंत्रित करती हूँ हाथ जोड़कर, आइए इसकी फ्रेंचाइजी अपनी अपनी गली मोहल्लों तक खोलिए और भारत को जोड़ने के लिए संकल्प लीजिए कि देश को असमानता के भाव से बचाएंगे। और आज जो फ़िरका प्रस्तावते हैं, गंगा जमुनी तहज़ीब को जो ख़राब करने की कोशिशें लगातार पिछले लंबे समय से हो रही हैं, उसको मिलकर हम लोग एकजुट होकर रोक सकते हैं। हाथ से हाथ हमें मिलाना होगा और भारत जोड़ो के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ते जाना होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।